नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में तिल की खेती खरीफ मौसम में की जाती है और इसकी बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक होता है। तो जो किसान तिल की खेती करना चाहते हैं वे इनकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें, बुआई कैसे करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। खरीफ में तिलहनी फसलों की बात करें तो वर्षा आधारित जो फसल है उसमें तिल का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इससे जहां पर कि पानी की कमी होती है, सिंचाई की कमी होती है, किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो तिल की कई प्रजातियां विकसित हैं, लेकिन तिल की अधिक पैदावार लेने के लिए आपको भूमि की किस्म एवं प्रक्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना होगा। तो तिल की कौन कौन सी है उन्नत किस्में, आइए इस बारे में जानते हैं। क्षेत्र के अनुसार जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसमें हम देखें कि जो जवाहर तिल की जो प्रजातियां हैं, जवाहर तिल 7, जवाहर तिल 8, जवाहर तिल 22, जवाहर तिल 55 या टीके G32 करके जो प्रजाति है उसको भी आप लगा सकते हैं। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन प्राप्त होता है। अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए उपयुक्त प्रक्षेत्र की या मिट्टी का चुनाव की जरूरी है। तो सबसे पहले जो बलुई दोमट मृदा है वहाँ पर इसकी खेती अच्छी होती है। जहाँ पर रेतीली मृदा है, अधिक रेतीली में नहीं होती है परंतु भारी मिट्टियाँ इसके लिए ठीक नहीं हैं। तो इस तरह से जो बलुई दोमट रेतीली मृदा हैं वहाँ पर इसके लिए मिट्टी का चुनाव करें। और दूसरा हम देखें कि जल भराव उन क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मिट्टी के चुनाव के बाद खेत की तैयारी की बात करें तो 3 से 4 बार अच्छी तरह से खेत की जुताई करके खरपतवारों से रहित करें, घास कचरा नहीं होना चाहिए और जुताई करके पाटा लगा दें। इसमें 1-2 बार खेत भुरभुरी अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। फसल की अच्छी पैदावार हो और अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान कौन सा खाद व उर्वरक ले और इसका इस्तेमाल किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं। किसान भाई, इसमें खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो खाद उर्वरक में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है इसको रासायनिक उर्वरकों से देते हैं। यदि देशी खाद की उपलब्धता है तो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जब जमीन की तैयारी कर रहे हैं उस समय अच्छी सड़ी हुई गोबर को खाद का उपयोग कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ में ये तिलहनी फसल है, इसलिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें सल्फर का उपयोग, गंधक जिसे किसान भाई कहते हैं, उसका उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर किसान भाई 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ साथ में 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय उपयोग करें और शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है 30 किलोग्राम उसको जब पहला पानी लगाएं या बारिश हो, फसल जब आपकी 25 से 30 दिन की हो उस समय छिड़काव द्वारा दे देना चाहिए। परंतु किसान भाई जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर नाइट्रोजन की केवल 30 किलोग्राम मात्रा ही उपयोग करेंगे बुवाई के समय। फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम खाद उर्वरक का उपयोग करते हुए इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है, इसीलिए फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। तो किसान अपने स्तर पर किस तरह से करे बीज उपचार, वह इस प्रकार से है। इसके बाद आती है बीज की। तो बीज में हम देखें कि इसका 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बात करते हैं, परंतु बहुत छोटा दाना होने के अनुसार किसान भाई इसको 2 से 2.5 या 2 से 2.5 किलोग्राम बीज है जो प्रति हेक्टेयर के बोने के लिए ही पर्याप्त होता है। तो किसान भाई इसमें फफूंदी नाशक दवा जैसे कि कार्बेंडाजिम है 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचार करने के साथ साथ में थायोमेथाक्साम जो दवा आती है उससे भी बीज को उपचारित करें।
बुवाई की विधि की बात करें तो किसान आमतौर पर छिड़काव विधि से ही उपयोग करते हैं, परंतु ये अवैज्ञानिक विधि है। बीज की मात्रा भी ज़्यादा लगती है, जमाव भी कम होता है, इसलिए सीड ड्रिल का ही उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और बीज है जो 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए। और हम देखते हैं कि इसको 1 से 1.5 इंची गहराई पर बीज को ही बुवाई करें। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आप तिल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। किसान भाइयों, मक्का को पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जैसे अनेकों रूप में पहचान मिली है, जिसके कारण प्रदेश के किसानों का रुख इस खेती की तरफ बढ़ा है। तो जो किसान भाई मक्का की खेती करना चाहते हैं, वे कौन कौन से पहलुओं पर ध्यान दें जिससे अधिक पैदावार मिले, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मेहर चंद काम्बोज से। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खरीफ की मक्का की फसल लेनी है हमें, उसके लिए सबसे पहले आपने जो खेत है उसको सही चुनाव करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे किसी खेत में मक्का की काश्त ना करें जहाँ पर पानी भराव की समस्या आती हो। जो ऊंचे खेत हैं उन्हीं का चुनाव करना है। मक्का भारत में उगाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। ये एक बहुउपयोगी फसल है क्योंकि मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव होने के साथ ही औद्योगिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। भूमि का चयन एवं खेत की तैयारी। मक्का की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मक्के की अच्छी बढ़वार और उत्पादकता के लिए दोमट एवं मध्यम से भारी मिट्टी, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास का प्रबंध हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो मक्का की कई उन्नत किस्में हैं, लेकिन अधिक उपज लेने के लिए मृदा एवं क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अब बात आती है कि किस तरह की किस्मों का चुनाव करना है। हमें लंबी अवधि वाली जो किस्में हैं, ज़्यादा पैदावार देने वाली, उन्हीं का चुनाव करना है इस सीजन के लिए। जो क्यूपीएम के लिए क्वालिटी प्रोटीन मेज की किस्में हैं, HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 और HQPM 7, इनकी पूरे देश के लिए सिफारिश की गई है। बेबी कॉर्न के लिए उपयुक्त किस्में हम उसी को कहेंगे जिसमें कम से कम 3 गुल्ली एक पौधे पर लगे। पहली तोड़ने के बाद दूसरी और तीसरी में की गुणवत्ता खराब ना हो, वो भी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए जो बेस्ट किस्म पाई गई वो है HM4, क्योंकि इसमें बेबी कॉर्न की क्वालिटी भी अच्छी है और चारे की क्वालिटी भी अच्छी है। 7-8 क्विंटल बेबी कॉर्न निकल जाता है 1 एकड़ में और लगभग 100 क्विंटल चारा किसान भाइयों को मिल जाता है। खरीफ के सीजन में 60-65 दिन में खेत खाली हो जाता है और मुनाफे के साथ साथ जो चारे की समस्या है वो भी हल हो जाती है। जो चारे के लिए बेस्ट किस्म है वो है अफ्रीकन टाल। 300 से 350 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार इसकी आ जाती है। बेबी कॉर्न मक्का BL78, PEHM2, PEHM5 और BL बेबी कॉर्न 1 आदि। पॉपकॉर्न, अंबर पॉप, VL अंबर पॉप और पर्ल पॉप आदि। स्वीट कॉर्न, माधुरी, प्रिया, विन ऑरेंज और HCH1 आदि। खाद जो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी है। पूरी फास्फोरस और पोटास बिजाई से पहले डालनी है और
जो नाइट्रोजन है वो 3 हिस्सों में डालनी है। वो 1/3 बिजाई के समय और 1/3 जब घुटनों तक आ जाए फसल, और 1 झंडे आने से पहले, फ्लावरिंग से पहले डालनी है। अब बात आती है कि शुरू में जैसे कीट लगता है उससे बचाव के लिए और जो फफूंद लगता है उससे बचाव के लिए बीज उपचार करना जरूरी है। ज़्यादातर कंपनी और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बीज का उपचार करके ही बेच रही है। आपने ये भी सुनिश्चित करना है। 1 एकड़ के लिए लगभग 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार। फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बुवाई पूर्व बीज को सबसे पहले खीरम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक एमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटोबैक्टर कल्चर से 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। उसके बाद आपने जो बिजाई करनी है वो डोलियों पर ही करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डोली के ऊपर ही बिजाई होगी। यदि ज़्यादा पानी भर जाए, बरसात हो जाए तो फसल ख़राब नहीं होती। उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो डोली बना करके आप हाथ से बिजाई कर सकते हैं। दूसरा प्लांटर उपलब्ध है, प्लांटर से आप बिजाई कर सकते हैं। तीसरा वाइड बेड प्लांटर है जो बेड बनाता है, दोनों साइड में उसके बिजाई करता है प्लांटर वो। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर होने चाहिए। इससे हमें अच्छे काफ़ी पौधे मिलेंगे खेत में और पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। और 25 जून से लेकर के 20 जुलाई तक का उपयुक्त समय है लगाने के लिए। लगभग 3 महीने की फसल होती है। स्वीट कॉर्न की काश्त आप पूरे जुलाई और पूरा अगस्त सितंबर के शुरुआत तक भी कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की काश्त आप पूरे साल कर सकते हैं, केवल दिसंबर और जनवरी 2 महीनों को छोड़ करके। किसान भाइयों, मक्का की बुआई के बाद कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए जिससे आने वाले समय में भी मक्के की फसल से अच्छी पैदावार मिले, वो इस प्रकार से हैं। इसके अलावा एक समस्या और आती है इस सीजन में, खरपतवार की। खरपतवार भी एक भयंकर समस्या है और वो भी आपने पूरी तरह आपके अपना खुद ही करनी है। खेत में 500 ग्राम एट्राजीन 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना करके अच्छी तरह छिड़काव कर दे। इससे 1 महीने तक खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है और जरूरत पड़ने पर उसके बाद एक खुद ही किसान भाई कर सकते हैं। और उसके बाद लगभग पानी की आपको 4 से 6 पानी की जरूरत पड़ती है। जो सबसे क्रिटिकल स्टेज है वो फ्लावरिंग, जिस टाइम फूल आते हैं, जिस टाइम दूधिया स्टेज होती है, और डब स्टेज जब दाना सख्त होना शुरू होता है। ये क्रिटिकल स्टेजेज हैं। इस समय आपने ज़रूर ध्यान रखना है। यदि बरसात नहीं हो तो आपने सिंचाई ज़रूर सुनिश्चित करनी है ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि वो थोड़ा सा, एक तो जहाँ भी जाए मास्क डालकर जाए, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले। और जब काम भी कर रहे हैं, आपस में खेत में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया उसे पूछा है गांव बरही, जिला जबलपुर के गिरधारी लाल जी। आपने पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है। तो गिरधारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पाली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पाली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पाली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पाली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि ये जो हमारे खरपतवारक हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पाली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पाली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे एनपीके अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें एनपीके 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी जरबेरा की। और किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पानी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि जरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पाली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, फिट्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमज़ोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित करने के लिए किसान भाइयों हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाई अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।